बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में आम चुनावों के मतदान के बाद अब मतगणना शुरू हो चुकी है। देश के तमाम इलाकों से शुरुआती रुझान भी मिलने लगे हैं और इस बार जिस तरह के रुझान मिल रहे हैं उससे साफ है कि नेपाल अंतिम परिणामों के बाद एक नई दिशा की ओर जा सकता है। दरअसल पिछले साल नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के बाद ये देश में पहला आम चुनाव है। इस आंदोलन के बाद नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा था और सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आइए आपको जो मतगणना से मिल रहे बड़े संकेत हैं उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले साल नेपाल में जिन मुद्दों को लेकर जेनजी सड़कों पर उतर आया था, मतगणना के शुरुआती रुझान भी इसी तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस केपी शर्मा ओली के तख्ता पलट में भ्रष्टाचार और रोजगार ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, उसी मुद्दे को हथियार बनाकर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे नए दलों ने जमकर भुनाया। रुझानों में रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सुनामी साफ दिखाई दे रही है। हालांकि ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी कि पार्टी की तरफ से पीएम पद के दावेदार बालेन शाह ने विजयी पताका फहरा दिया, लेकिन इतने तो संकेत जरूर मिल रहे हैं कि नेपाल के सबसे बड़े दल के रूप में आरएसपी का उदय तय है। अंतिम चुनाव नतीजे आने तक 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। बहरहाल मतगणना से मिल रहे रुझानों के मुताबिक जेन जी का केंद्र रहे काठमांडू के अधिकतर सीटों पर आरएसपी भारी मतों के अंतर से निकटतम प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार रंजू दर्शाना इस चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी की पहली उम्मीदवार बन गई हैं। 30 वर्षीय दर्शाना ने 15,455 वोट हासिल करके भारी जीत दर्ज की है। कमोबेश देश के अधिकतर संसदीय सीटों पर इसी तरह के रुझान मिल रहे हैं। अगर शुरुआती रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो नेपाल में 3 दशक बाद किसी एक अकेली पार्टी को बहुमत मिलेगा, यानी रैपर से मेयर बने बालेन शाह अब पीएम बनने के काफी करीब हैं। रुझानों में न सिर्फ केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल को झटका लगता दिखाई दे रहा है, बल्कि कई पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्री मतगणना में काफी पीछे चल रहे हैं। आम चुनाव में गगन थापा की नेपाली कांग्रेस और पुष्प कमल दहल प्रचंड की सीएनपी गठबंधन भी किस्मत आजमा रही है, जिसे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बालेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। नेपाली कांग्रेस में टूट के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी के नए प्रमुख के तौर पर 49 साल के गगन थापा भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, लेकिन उन्हें भी हर सीट पर कड़ी चुनौती मिल रही है। दरअसल गुरुवार को हुए चुनाव में लगभग 60% वोटिंग हुई। संसद के निचले सदन 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीटों के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत सीधे वोट डाले गए, जबकि 110 सीटों के लिए अनुपातिक प्रणाली के जरिए चुनाव हुआ। पूरे देश में किसी दल को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उन्हें संसद में सीटें मिलती हैं। दरअसल अनुपातिक प्रणाली का मकसद ये है कि छोटे दलों और अलग अलग सामाजिक समूहों को भी संसद में जगह मिल सके, ताकि कोई एक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हावी न हो पाए। आमतौर पर नेपाल में हमेशा से गठबंधन सरकार बनती रही है, जिसमें कई दल मिलकर देश चलाते रहे हैं। पिछले चुनाव में सिर्फ नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होता रहा है, लेकिन जेनजी आंदोलन के बाद देश में राजनीतिक स्थिति ने करवट ली है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, रिसर्च फेलो हैं आईडीएसए से। डॉक्टर पटनायक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पटनायक, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, शुरुआती परिणाम आ रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? जैसे आप पहले बोले कि जेन जी का रेवोल्यूशन जो पिछले साल हुआ था उसी का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है नेपाल का ये इलेक्शन में। जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है सब ऑलमोस्ट 90 सीट्स में वो आगे हैं। अभी की 2-3 जगह पे अभी चुनाव का नतीजा आया है, बाकी सीट में नहीं आया है, लेकिन वोट का गिनती जैसे चल रहा है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है उनके जो नियरेस्ट कंटेस्टेंट है उनके बीच में बहुत भारी मत का डिफरेंस है। तो ये मैं बोलूँगी कि आप पुराने वाले जितने सारे पार्टी है, नेपाली कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो, दोनों पॉलिटिकल पार्टी पावर में रह चुके हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल से ये जो पार्टी है कोलिशन में आ रहे थे, तो उसका मतलब आप अगर एक पार्टी को पावर में लाए हैं सोच के कुछ चेंज आएगा, करप्शन नहीं रहेगा, कुछ बदलाव जो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं उस टाइप का कुछ आएगा, लेकिन दोनों पार्टी के बीच में कोलिशन चल रही थी। जैसे 3 पॉलिटिकल पार्टी है, एक प्रचंड लेड पार्टी, एक देवबा लेड पार्टी और केपी शर्मा ओली लेड पार्टी। 3 पार्टी के बीच में
पिछले बार केपी शर्मा ओली और उनका प्रचंड का था, इस बार नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली। तो उसका मतलब ये है कि आप ये जो ट्रैप है, ये जो ओल्डर जनरेशन का जो ट्रैप है, जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा है, आप वो ट्रैप से नहीं निकल सकते थे। मतलब चॉइस ही आपका लिमिटेड था। तो इसीलिए मैं ये अभी का जो नतीजा आ रही है उसी में दिख रहा है कि जेन जी का रेवोल्यूशन शायद सक्सेसफुल है। यानी कि मैडम अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि साफ संकेत मिल रहे हैं कि बालेंद्र शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे नेपाल के, और वहां पर स्थायित्व भी आएगा सालों बाद। जी, वैसा तो लग रहा है। अभी तक तो जितना सीट का मतलब बढ़ावा दिख रहा है वो तो नेपाली स्वतंत्र पार्टी का है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूर चाहिए, क्योंकि जो पुराना नेपाल था और नया नेपाल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो नेपाल है, दोनों नेपाल के बीच में मैंने कभी कुछ डिफरेंट नहीं देखा। वही जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, 10 साल के अंदर 14 सरकार, अभी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बाद हम लोग वही इंस्टेबिलिटी देखे। तो यही उम्मीद है। भारत के नजरिए से अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है नेपाल में स्थायित्व होना? स्थायित्व होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत का ओपन बॉर्डर है, लोगों का आना जाना रहता है। वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो एक कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल नहीं रहेगा। सब समय सरकार यही सोचता रहेगा कि मैं किसे पावर में रहूं, मेरा क्या चैलेंज है। तो आप अगर आपका सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं तो आपको बाकी जो गवर्नेंस प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। तो स्थायित्व जो है नेपाल में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इंडिया के लिए। ठीक है, बालेंद्र शाह अगर प्रधानमंत्री वहां पर बनते हैं तो उनके आगे कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी? क्योंकि जेनजी की जो मुख्य मांगें थी, संविधान में परिवर्तन करना, देश के सिस्टम में परिवर्तन करना, किस तरह से इस सब से वो डील करेंगे? बहुत उम्मीद है तो कि करप्शन फ्री हो। ये एक बड़ा सा उम्मीद है कि जैसे सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकार के अंदर जो मंत्री है, वो लोग एटलीस्ट करप्शन ना करे, ये एक उम्मीद है। मुझे ये लग रहा है कि बालेंद्र शाह इसको जरूर ही कैन डू इट, मतलब वो बिना करप्शन का सरकार जरूर कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और एक बड़ा सा चैलेंज है उनके लिए। जैसे अभी मिडिल ईस्ट में युद्ध लग रहा है, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो नेपाली है वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है और वहाँ से उनका रेमिटेंसेस आते हैं। तो अगर बाई चांस ये वार ऐसे चलता रहा, अगर इनका एम्प्लॉयमेंट पे है, अगर उनका नौकरी से निकल गए। एक सवाल संक्षेप में बताइएगा, नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें, नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता, कुछ लोगों पे आरोप लगते हैं कि वो वेस्टर्न एजेंडा पे काम कर रहे हैं, कुछ पे आरोप लगते हैं कि वो चीन के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में नेपाल किस ओर जाएगा, क्या कुछ आपको लगता है? एटलीस्ट बालेंद्र शाह आने के बाद ये मतलब उम्मीद है कि नेपाल खुद के लिए सोचेगा रादर देन अमेरिकन एजेंडा और चाइना एजेंडा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे